हेलो एवरीवन, चलो हिंदी सीखे में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं विशालाक्षी। पिछले वीडियोस में हमने शब्द रचना के अंतर्गत उपसर्ग और प्रत्यय देखा था। उपसर्गను प्रत्यय गुరించి మనం మాట్లాడుకున్నాం। उसी तरह शब्द रचना में समास एक मुख्य रचना है जिससे कि शब्दों को संक्षेप किया जाता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप करना, मिश्रण करना, सम्मिलित करना। ठीक, तो उसी आज का हमारा टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है समास। समास అనగానే పిల్లలు చాలా భయపడిపోతూ ఉంటారు, ఎస్పెషల్లీ 9th and 10th అది చాలా ఎక్కువగా అడుగుతూ ఉంటారు, రకరకాలుగా ఉంటాయి, పిల్లలు కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు। సో నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఈ వీడియోని మీరు లాస్ట్ దాకా చూడండి, ప్రతిదీ వినండి, పూర్తిగా వినండి। పూర్తిగా వింటే మీకు ఈ టాపిక్ చాలా ఈజీగానే ఉంటుంది, పెద్ద కష్టమేమీ కాదు। దీన్ని మనం నెమ్మదిగా చెప్పుకుందాం, అంత అర్థమయ్యేటట్లు చెప్పుకుందాం। ఎందుకంటే ఇది 6th నుంచి పిల్లలకి మొదలు పెడతారు, 6th నుంచి 10th దాకా ఇది తర్వాత కాంపిటిటివ్ एग्जामिनेशन దేనిలో అయినా అడుగుతూ ఉంటారు। చాలా इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समास, और समास के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। समास, इसको इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तब उसे समास कहते हैं। तो समास का अर्थ है दो शब्द या दो से अधिक शब्दों को जब मिलाया जाता है, एक नियम अनुसार जब मिलाया जाता है तो एक नया शब्द बनता है। उसी नए शब्द को हम समास करना कहते हैं। तो समास అంటే రెండు కానీ రెండు కన్నా ఎక్కువ వర్డ్స్ని ఎప్పుడైతే మనం కలుపుతామో కలిపినప్పుడు ఒక కొత్త వర్డ్ ఒకటి వస్తుంది, దాన్నే మనం समास అంటాం। समास क्यों करते हैं? कोई भी जब हमारा कोई भी शब्द लंबा हो तो वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है। माँ रसोई के लिए घर में खाना बना रही थी से ज़्यादा अच्छा होता है माँ रसोई घर में खाना बना रही थी। रसोई के लिए घर ने शॉर्ट फॉर्म करके रसोई घर कर दिया हमने। तो ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, जैसे 3 रंगों वाला झंडा भारतीय झंडा है से ज़्यादा अच्छा भारतीय झंडा तिरंगा है। 3 रंगों वाला ना कहकर हम अगर तिरंगा कहते हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इसीलिए शब्दों को समास किया जाता है, समास किया जाता है जिसे कि हम सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। आज उन्हीं के बारे में आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं तो हम उन्हें समास कहते हैं। जैसे एक सिंपल वाला उदाहरण मैं बता रही हूँ, विद्यालय। विद्यालय को क्या कहते हैं? विद्या का आलय, विद्या का आलय। तो ये हुआ शब्द, इसको हमने अगर समास किया तो उसको हम कहते हैं विद्यालय। विद्या के आलय को जब हमने उसका समास किया तो क्या हो गया? विद्यालय। तो जब दो शब्द होते हैं, రెండు పదాలు లేదా రెండు కన్నా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ముందర భాగం రెండు ఉంటాయి కదా, जो पहला वाला होता है उसे हम पूर्व पद कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? पूर्व पद। और जो दूसरा होता है उसे हम कहते हैं उत्तर पद। రైట్, రెండు ఉంటాయి కాబట్టి మొదటి దాన్ని మనం పూర్వ పద అంటాము, రెండో దాన్ని మనం उत्तर पद अंटाऊँ। जब दोनों का समास हो जाता है तो हम उसको कहते हैं समस्त पद
या सामासिक पद कहते हैं। जब उसका समास कर लेते हैं, जब उसको दोनों को जब मिला लेते हैं, मिलाने के बाद हम उसको क्या कहते हैं? समस्त पद या सामासिक पद। ठीक। और जब समस्त पद या सामासिक पद को जब अलग करते हैं, దాన్ని విడతీస్తున్నప్పుడు దాన్ని మనం ఏంటంటాము? समास का विग्रह करना अंटाम। समास विग्रह किया है। तो క్వశ్చన్లో మనకి రెండు అడుగుతారు, सामासिक पद बनाइए అని కూడా అంటాడు, లేకపోతే समास का विग्रह करो, ఏదో ఒక వర్డ్ ఇచ్చి దాన్ని సపరేట్ చేయమని కూడా అడుగుతారు। तो दोनों तरह से पूछा जाता है। ఇది కూడా అడుగుతారు, లేకపోతే ఇది కూడా అడుగుతారు। सो पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं, दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। जब उसका समास या जब मिला लेते हैं तो उसे हम समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। और जब उनको अलग किया जाता है तो हम इसे कहते हैं समास का विग्रह कीजिए या समास विग्रह कहते हैं। అయితే మీకు డౌట్ వస్తుంది, సంధిలో కూడా ఇలానే కలిపాము, समासలో కూడా కలిపాము, तो संधि और समास में क्या अंतर है? संधि और समास में क्या अंतर है? संधिलोని वर्णों का मेल होता है, अक्षराले वर्णों का मेल, जबकि समास में शब्दों का मेल होता है। समास में किसका मेल होता है? शब्दों का मेल होता है, को मिलाया जाता है। ठीक है। इसमें जैसे कि विद्यालय में का को जो है निकाल दिया गया और विद्यालय आ गया है। समास के बाद हम उसे संधि भी कर सकते हैं। సో ఏంటంటే దీనిలోని సంధిలోని వర్ణాలు ఆ ఈ కానీ కఖగా మన స్వరాలు కానీ వ్యంజన్ అని అనుకున్నాం కదా, వాటిని కలిపినప్పుడు దానిలో వచ్చే మార్పుల్ని మనం సంధి అంటాము। సమాసంలోని వర్డ్స్ని తీసేయటం కానీ తీసేసేసి దాన్ని జోడించటం అనే దాన్ని మనం समास అంటాం అన్నమాట। यहाँ पर పదాలు కలుస్తాయి, ఇక్కడ వర్ణాలు కలుస్తాయి, అది రెండిట్లో ఉన్న डिफरेंस, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब हमने बताया कि पूर्व पद उत्तर पद అని చెప్పుకున్నాం కదా। इसके अनुसार हम देखते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं, समास के कितने भेद हैं। समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। ఎన్ని ఉంటాయి? समास के 4 भेद होते हैं। ఏదైనా కూడా ఏదైనా మన దాన్ని పార్ట్స్ వచ్చాయి అంటే ఏదో సమ్ రీజన్ వల్ల ఏదో ఒక నియమానుసారమే దాన్ని మనం తీస్తాం। तो समास को हम 4 भागों में बांटते हैं। एक है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, और 4th वन है बहुव्रीहि समास। राइट। और तत्पुरुष के फिर 2 भाग होते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु
समास। ఇది 4 ఉంటాయి। तत्पुरुषలో మళ్ళీ 2 భాగాలు, ఉపభాగాలు, ఉపభేद कहते हैं उसे, कर्मधारय समास और द्विगु समास। కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే ग्रामर बुक లో అన్ని కలిపి समास कितने प्रकार के होते हैं అంటే 6 प्रकार के होते हैं అని ఇచ్చేస్తున్నారు। 6 प्रकार के होते हैं అని 6 పేర్లు వరుసగా ఇచ్చేస్తున్నారు। కానీ ये किस तरह से बांटा गया है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में होता क्या है कि अव्ययी भाव समास में जो पद होते हैं, 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद में पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान होता है। అంటే ఫస్ట్ వర్డ్ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट अन्नమాట। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, भरपेट, भरपेट, भरा हुआ पेट, हुआ पेट, అంటే ये समास किया हुआ है और ये 2 शब्द हैं। ठीक है, ये विच्छेद विग्रह है, समास का विग्रह है और ये समस्त पद है। तो भरपेट, तो यहाँ पर क्या हुआ, भर कड़पु निंडा। तो कड़पु निंडा अंटे कौन सा इसमें मुख्य है, भरना। भर जो है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। वैसे ही आजन्म, आजन्म है तो पूरा जीवन, पूरा जीवन। तो इसमें क्या हुआ, होल लाइफ में ये जो है इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों पदों में आ और जन्म में पूरा जीवन, पूरा जो है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है। यहाँ पर देखेंगे हम, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद जैसे राजा का कुमार, राजा का कुमार, राजकुमार। तो इसमें कौन इंपॉर्टेंट है, राजकुमार मतलब कौन है, कुमार, राजा का बेटा। तो यहाँ पर कौन है ఏది ఇంపార్టెంట్, ఉత్తర పద ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట। ఎప్పుడైనా తత్పురుషులో రెండోది ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది। रसोई के लिए घर मैंने जो बताया था वो उसमें भी क्या है, रूम और गद्दी इम्पोर्टेंट। तो इसमें जो है वैसे द्वंद्व समास, द्वंद्व समासలో ఎలా ఉంటుంది, दोनों पद इक्वली बराबर होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। यानी पूर्व पद और उत्तर पद రెండు समान, दोनों प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता, माता पिता, इसका अगर हमने विग्रह किया तो क्या होगा, माता और पिता। भाई बहन, भाई और बहन। ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे।
जो भी हम कहते हैं दोनों बराबर होते हैं। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, तो जो भी होंगे दोनों पद प्रधान होते हैं। तीसरा, अगर हम बहुव्रीहि समास देखते हैं, बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, एक तीसरा जो पद आता है वही जो सामासिक शब्द बनकर आता है वो प्रधान होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए दशानन, दशानन, दशानन यानी 10 आनन वाला, 10 आनन वाला। तो इसमें इसका क्या हुआ? 10 आनन वाला मतलब कौन हुआ? रावण। तो यहाँ पर कौन सा पद प्रधान हुआ? ये पद प्रधान होता है। इसमें 10 और आनन दोनों प्रधान नहीं होते हैं। इसका जो जवाब आता है वो पद प्रधान होता है। ठीक, तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा अव्ययी भाव में पूर्व पद होता है, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुव्रीहि में ये दोनों पद ना होकर तीसरा पद जो आता है वो प्रधान होता है। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य या उपमा उपमेय होते हैं। और द्विगु समास में संख्या, नंबर, द्विगुलो संख्या, त्रिलोक, त्रिनाथ, ये जो शब्द होते हैं वो आते हैं। इन सबों को हम लोग डिटेल में एक एक वीडियो में निकाल कर मैं पढ़ाऊँगी। ఇది డీటెయిల్గా మనం ఒక్కొక్క వీడియోలు తీసి ఒక్కొక్క దాన్ని మనం విత్ డీటెయిల్గా విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం క్లియర్గా దీన్ని చూద్దాము। ఇవాల్టికి ఇంతే। आगे आप लोग भी इसको पूरा देखिए, समझिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद से रहिए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।